सामाजिक विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन का बिंदु होगा जर्मनी का एकीकरण भाग 2। जर्मनी के एकीकरण भाग 1 में हमने जर्मनी का सामान्य परिचय, जर्मनी के एकीकरण का अर्थ, उसमें बाधक तत्व एवं जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम बिस्मार्क का परिचय, बिस्मार्क वह व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण 3 प्रक्रियाओं में पूरा हुआ, जिसमें डेनमार्क से युद्ध व गेस्टाइन की संधि, ऑस्ट्रिया व प्रुसा का युद्ध व प्राग की संधि और फ्रैंको प्रशियन युद्ध व फ्रैंकफर्ट की संधि। इन 3 चरणों से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। इन सभी अध्ययन बिंदु का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जर्मन साम्राज्य का मानचित्र है। ये उस समय का मानचित्र है जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था। आपको पहले वाले वीडियो में विस्तार से बताया था कि ये पूरा क्षेत्र 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। प्रुसा उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली रियासत मानी जाती थी, लेकिन कुछ देश, प्रमुख देश और थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रसिया, ये जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से इन प्रमुख देशों के विरोधी होने के बावजूद और जर्मन साम्राज्य की रियासतों में असमानताएं होने के बावजूद प्रुसा ने अपना महत्वपूर्ण कार्य करा और जर्मनी का एकीकरण किया। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रुसा का एक राजा था जिसका नाम था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम के बारे में जानते हैं कि सन 1861 में प्रुसा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु होने के कारण विलियम प्रथम प्रुसा का शासक बना। अर्थात विलियम प्रथम से पहले प्रुसा का शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। जब इनकी मृत्यु हो गई 1861 में तो विलियम प्रथम शासक बना। जब ये शासक बने तो इनकी उम्र 64 वर्ष की थी। इनका मस्तिष्क ज़्यादा विचारवान व तीक्ष्ण नहीं था, या हम सीधे सरल शब्दों में कहें ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, ज़्यादा योग्य नहीं थे, लेकिन इनमें एक अनोखी प्रतिभा थी कि योग्य व्यक्तियों को परख लेते थे। ये उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण प्रुसा द्वारा अपनी मजबूत सेना व शासन के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने अपनी सेना को और अधिक मजबूत करने के लिए सैनिक व्यवस्था में सुधार किया तथा योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। जैसे ही किसी हम परंपरागत चीज़ में सुधार करते तो विरोध होता है, तो वही प्रुसा में हुआ। सैनिक सुधार करने के कारण राज्य में संवैधानिक गतिरोध आ गया, जिसे दूर करने के लिए विलियम प्रथम ने एक योग्य व्यक्ति का चयन किया। वह योग्य व्यक्ति कौन था? आप अपनी स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं। यह योग्य व्यक्ति था बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में सामान्य परिचय पढ़ते हैं। बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क था, जो कि ऑटो फोन बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध था। यह जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। यह चतुर राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था। इनका मानना था कि उस समय की बड़ी समस्या भाषण या बहुमत के द्वारा नहीं, बल्कि रक्त व लौह की नीति से सुलझ सकती हैं। अर्थात उस समय जर्मन जो प्रुसा था उसमें उदारवादी विचारधारा के लोग ज़्यादा थे। वो कहते थे कि बातचीत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। वर्तमान जो समस्या, उनका तत्कालीन जो समस्या, उसका हल किया जा सकता है। लेकिन जो बिस्मार्क था वो उनके विपरीत मानता था कि भाषण या बहुमत के द्वारा नहीं, बल्कि रक्त एवं लौह की नीति से ही तत्कालीन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने अपनी चतुराई का प्रयोग करके इंग्लैंड, फ्रांस व ऑस्ट्रिया जैसे देशों को अपनी कूटनीति से पराजित किया व जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देखते हैं कि उस समय कितने बड़े बड़े देशों को बिस्मार्क के द्वारा अपनी कूटनीति से कैसे पराजित किया और किस प्रकार से बिस्मार्क ने अपनी बुद्धि का, विवेक का, अपनी चतुराई का उपयोग करके और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे पहला पॉइंट हमारा, आप नक्शे में देख रहे हैं। पहले पॉइंट को समझने के लिए हम पहले इस नक्शे को समझते हैं। ये जर्मनी के एकीकरण से पूर्व का नक्शा है। आप ये देख रहे हैं 2 राज्य हैं, ये 2 रियासत हैं। एक का नाम है स्लेस्विंग और दूसरे का नाम है होल्स्टाइन। स्लेस्विंग की पॉपुलेशन, उस समय की जनसंख्या के बारे में जाने तो यहाँ जर्मन बहुसंख्यक थे, लेकिन साथ में डेन लोग भी रहते थे। डेन लोग, डेनमार्क के लोग, और जो डेन लोग थे वो जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। होल्स्टाइन, यहाँ अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी
और यह जर्मन संघ का सदस्य था। हमने जनसंख्या के बारे में क्यों जाना? क्योंकि इसके माध्यम से हम बताएंगे कि बिस्मार्क ने किस प्रकार से अपनी कूटनीति का उपयोग करा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो रियासत थी स्लेस्विंग और होल्स्टाइन, इसकी जो सीमा थी, एक देश था जिसका नाम था डेनमार्क। डेनमार्क से लगती थी। डेनमार्क ने इन दोनों रियासतों पर अपना अधिकार कर रखा था। लेकिन लंदन में सन 1852 में एक सम्मेलन हुआ। इसमें यूरोप के प्रमुख देशों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में तय किया कि डेनमार्क का इन रियासतों पर अधिकार तो रहेगा, लेकिन डेनमार्क कभी भी इन रियासतों को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाएगा। उसी क्रम में डेनमार्क का एक राजा था जिसका नाम था फ्रेडरिक। 1863 में फ्रेडरिक ने इस लंदन सम्मेलन में जो तय किया था उसके विपरीत काम किया और इन दोनों रियासतों को अपने देश में मिला लिया। जब इन दोनों रियासतों को अपने देश में मिला लिया तो उस परिस्थिति का लाभ बिस्मार्क ने उठाया। बिस्मार्क सीधा ऑस्ट्रिया के पास गया और ऑस्ट्रिया से बोला कि आप इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख देश हो और इस प्रकार से जिस प्रकार से डेनमार्क ने इन दोनों रियासतों पर अधिकार कर लिया तो धीरे धीरे वो सारी रियासतों पर अधिकार कर लेगा, इसलिए हमें डेनमार्क का विरोध करना चाहिए। हालांकि बिस्मार्क ये जानता था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का विरोधी है, जर्मन लोगों से चिढ़ता है या कहें कि जर्मनों को एक नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इससे इसकी शक्ति कम हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसका साम्राज्य घट जाएगा। लेकिन अपनी कूटनीति का प्रयोग करके उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया। ऑस्ट्रिया और प्रुसिया दोनों एक साथ मिले और डेनमार्क के साथ इनका युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया और प्रुसिया का डेनमार्क के साथ सन 1864 में युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के साथ एक समझौता हुआ जिसको गेस्टाइन संधि के नाम से जाना जाता है। इस गेस्टाइन संधि में ये जो स्लेस्विंग का जो राज्य था ये प्रुसिया में मिला दिया गया और जो होल्स्टाइन राज्य था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ये सबसे बड़ी बिस्मार्क की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी गई। क्यों मानी गई? कि जो स्लेस्विंग था यहाँ जर्मन लोग थे लेकिन डेन लोग रहते थे और डेन लोग जर्मनी के एकीकरण का विरोध करते थे, इसलिए बिस्मार्क का मानना था कि इसको यदि हमारे नियंत्रण में रखा जाएगा तो डेन लोग कभी भी जर्मनी का एकीकरण का विरोध नहीं करेंगे। और होल्स्टाइन अगर ऑस्ट्रिया को दिया जाएगा तो ऑस्ट्रिया कभी भी होल्स्टाइन पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या क्या थी? जर्मन थी। और आगे जाके भविष्य में हुआ भी यही। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, पॉइंट वार उसको समझते हैं। ऑस्ट्रिया प्रुसिया का डेनमार्क से युद्ध व गेस्टाइन की संधि। जर्मन साम्राज्य के दो प्रमुख राज्य स्लेस्विंग व होल्स्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन ये डेनमार्क के क्षेत्र में नहीं आते थे। होल्स्टाइन राज्य जर्मन संघ का सदस्य था एवं वहाँ की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी और स्लेस्विंग राज्य में जर्मन बहुसंख्यक तो थे लेकिन वहाँ पर डेन लोग भी रहते थे। स्लेस्विंग राज्य के डेन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। सन 1852 में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के प्रमुख देशों के शासकों ने तय किया कि डेनमार्क का इन राज्यों पर अधिकार तो रहेगा लेकिन इन राज्यों को वह अपने क्षेत्र में नहीं मिला सकता। लेकिन सन 1863 में डेनमार्क के शासक ने लंदन सम्मेलन के निर्णय को नहीं मानते हुए इन दोनों राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस स्थिति का बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से लाभ उठाया और ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाकर सन 1864 में डेनमार्क से युद्ध किया, जिसमें डेनमार्क की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया व प्रुसिया में एक समझौता हुआ जिसे गेस्टाइन की संधि के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को व स्लेस्विंग प्रुसिया को दे दिया गया और एक बंदरगाह था कील नामक बंदरगाह पर किलेबंदी का अधिकार भी प्रुसिया को दिया गया। गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी और बिस्मार्क की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय थी। अब हम देखते हैं कि जब ये गेस्टाइन की संधि हुई तो इस संधि में ऑस्ट्रिया ठगा गया। अब वो बदला लेना चाहता था। हमारा दूसरा पॉइंट था ऑस्ट्रिया प्रुसिया का युद्ध व प्राग की संधि। जब बदला लेना चाहता तो उसने प्रुसिया से युद्ध करा और उसके बाद एक संधि हुई जिसको प्राग की संधि कहते हैं। ऑस्ट्रिया की जब गेस्टाइन समझौता हुआ तब ऑस्ट्रिया को पता पड़ा, उसको महसूस हुआ या उसको अनुभव हुआ कि उसने जो समझौता करा प्रुसिया के साथ, इसमें तो उसको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो होल्स्टाइन राज्य मिला यहाँ तो जर्मन लोग ज़्यादा हैं जो हमेशा ऑस्ट्रिया के विरोधी रहे, तो यहाँ पर नियंत्रण करने में भी दिक्कत आ रही थी। इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया
प्रिसा के साथ युद्ध करना चाहता था। बिस्मार्क, मैंने भी कहा था बिस्मार्क बड़ा चतुर था, उसे पता था कि भविष्य में होने वाला है, तो उसने जो प्रमुख प्रमुख देश थे उनको अपने पक्ष में मिलाया, और उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी थी वो बिस्मार्क के पक्ष में थी। एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इंग्लैंड की उस समय नीति थी कि यूरोपीय राज्यों में हस्तक्षेप करेगा, यानी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात करते हैं रूस की, तो पोलैंड एक देश का नाम है, वहाँ विद्रोह चल रहा था, और उस विद्रोह में प्रिसा ने सहयोग करा, जिससे रूस की सहानुभूति किसके साथ हो गई? प्रिसा के साथ हो गई। दूसरे प्रमुख देश की बात करते हैं फ्रांस को बिस्मार्क ने लालच दिया कि अगर उसका कभी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ तो वो जो जर्मन साम्राज्य का बीच का क्षेत्र, मध्य भाग, इसको राइन प्रदेश कहते हैं, वो जीत जाएगा तो राइन प्रदेश उसको दे देगा। एक देश और था सार्डिनिया को लालच दिया कि तुम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करो, और अगर तुम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करोगे और जीत गए तो एक क्षेत्र था वेनेशिया सार्डिनिया को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से बिस्मार्क ने अपनी चतुराई से प्रमुख देशों को युद्ध से पहले ही अपने पक्ष में कर लिया, ताकि वो देश ऑस्ट्रिया का समर्थन ना कर सके। आगे क्या हुआ कि होल्स्टाइन राज्य के जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, और बिस्मार्क आंदोलनकारियों की गुप्त रूप से सहयोग कर रहे थे। साथ ही साथ यूरोप के प्रमुख देशों को बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले अपनी कूटनीति से प्रिसा के पक्ष में कर लिया था। बिस्मार्क द्वारा होल्स्टाइन राज्य में आंदोलनकारियों को सहयोग करने व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नीति अपनाने के कारण ऑस्ट्रिया ने सन 1866 में प्रिसा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यानी कि ऑस्ट्रिया को पता पड़ गया कि होल्स्टाइन में जो विरोध हो रहा है ऑस्ट्रिया का, उसमें सहयोग बिस्मार्क कर रहा है। धीरे धीरे विभिन्न देशों को अपने पक्ष में, बिस्मार्क अपने पक्ष में, प्रिसा के पक्ष में मिला रहा है, तो इससे ऑस्ट्रिया बड़ा नाराज हुआ, और 1866 में प्रिसा के विरुद्ध उसने युद्ध छेड़ा। उस युद्ध में बिस्मार्क की नीतियों के कारण ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, तथा उसे प्रिसा के साथ प्राग की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा, और इस प्रकार से इस संधि के अनुसार होल्स्टाइन राज्य को प्रिसा में मिला लिया गया व ऑस्ट्रिया को बिना शामिल किए उत्तरी जर्मन संघ भी बना लिया गया। यानी कि स्लेस्विग तो पहले ही प्रिसा के पास आ गया था गेस्टाइन समझौते से, और बाद में प्राग समझौते से होल्स्टाइन था, ये भी प्रिसा के पास आ गया। इस प्रकार से इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इसने उत्तरी क्षेत्र में जितने भी राज्य थे उनको मिला लिया और एक संघ बना लिया, जिसका नाम था उत्तरी जर्मनी संघ, और उस संघ में ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया। हमारा तीसरा बिंदु था फ्रैंको प्रशियन युद्ध तथा फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंको मतलब फ्रांस, प्रशियन मतलब प्रिसा, इन दोनों का युद्ध हुआ, और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इसको हम 3 बिंदु से समझेंगे। पहला, फ्रांस और प्रिसा के मध्य युद्ध के कारण क्या थे। दूसरा, फ्रांस प्रिसा के मध्य युद्ध, और तीसरा, फ्रैंकफर्ट की संधि की प्रमुख शर्तें। पहले बात करते हैं फ्रांस और प्रिसा के मध्य युद्ध के कारण। प्रिसा ने राइन प्रदेश फ्रांस को नहीं दिया। अभी इससे पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि प्रिसा के बिस्मार्क ने फ्रांस को लालच दिया कि अगर वो युद्ध जीतेगा तो राइन प्रदेश फ्रांस को दे दिया जाएगा, लेकिन युद्ध जीतने के बाद बिस्मार्क ने फ्रांस को राइन प्रदेश नहीं दिया, जिसके कारण फ्रांस प्रिसा से नाराज था। दूसरा, प्रिसा द्वारा उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण करना। जब प्रिसा ने उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण कर लिया तो वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, जिसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया, जिसके कारण भी फ्रांस प्रिसा से नाराज हुआ, यह विरोध में आया। तीसरा जो था, प्रिसा द्वारा फ्रांस की लग्जमबर्ग को खरीदने की इच्छा को नकारना। फ्रांस जो था वो लग्जमबर्ग नामक शहर को खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क ने उस समय फ्रांस की इच्छा को मना कर दिया कि हम लग्जमबर्ग नहीं बेचेंगे, जिसके कारण भी फ्रांस प्रिसा का विरोधी हो गया। और तीसरा जो था कि धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि फ्रांस की शक्ति घटती जा रही है, प्रिसा की बढ़ती जा रही है, इसलिए फ्रांस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था, जिसके कारण फ्रांस और प्रिसा के मध्य युद्ध हुआ। अब युद्ध का देखते हैं। ये युद्ध 2 चरणों में हुआ। युद्ध का पहला चरण 15 जुलाई 1870 को प्रारंभ हुआ, जिसमें पहले चरण में फ्रांस को 3 जगहों पर पराजित होना पड़ा। इस पराजय का बदला लेने के लिए 2 सितंबर 1870 को फ्रांस ने दोबारा प्रिसा पर हमला किया। इसको दूसरा चरण कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में भी फ्रांस की पराजय हुई और फ्रांस को प्रिसा के साथ संधि करनी पड़ी। उसी संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि
जब हुई तो इसमें कुछ शर्तें तय की गई। पहला, ये संधि 21 फरवरी सन 1871 को हुई। इस संधि के अनुसार मेज, स्टामबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन प्रदेश फ्रांस ने प्रुसा को दे दिए। फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड का हर्जाना प्रुसा को देना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों को अपने पक्ष में करा और अपने पक्ष में करके धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाया और वर्तमान जर्मनी को अपने स्वरूप में लेकर आया। इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का टॉपिक हमारा इन 2 वीडियो के माध्यम से पूरा होता है। आपको आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।